टीवी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। लगातार पार्टियां जो हैं अपनी घोषणाएं कर ही रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार रोजाना वो कोई ना कोई गारंटी का ऐलान कर ही रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी कर दिया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने फिर से उन पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। केजरीवाल जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने जब इससे पहले भी अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि आपकी सारी योजनाएं तो आम आदमी पार्टी से मिली जुली हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनता को फिर सरकार बदलने की जरूरत ही क्या है, इस तरीके का बयान दिया था। और अब दोबारा संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी पर पलटवार किया है। क्या कहना चाहेंगे यश? दोबारा फिर से बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करते ही विवादों में घिर गई है। धन्यवाद मानसी, अब तक 2 संकल्प पत्र बीजेपी ने लॉन्च कर दिया। अभी 4 दिन पहले एक जारी किया उन्होंने और आज दूसरा संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठता है, इनको 2 संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक होता है ना, जैसे मूवी को लेके होता है कि एक ट्रेलर लॉन्च हुआ, वो ठप हो गया, तो वो सोचते हैं चलो दूसरे से लोगों को लुभा लिया जाए, उससे शायद ऑडियंस आ जाएगी, तो एक दूसरा ट्रेलर भी लॉन्च करते हैं फिल्म के लिए। लेकिन फिल्म की कलेक्शन जो है वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो एक ट्रेलर से आपकी फिल्म चल जानी चाहिए। तो यानी वो जो पहला ट्रेलर था वो काम नहीं किया मैदान में, ये बीजेपी को समझ में आ गया। तो उन्होंने सोचा चलो एक दूसरा संकल्प पत्र जारी करके देखते हैं, शायद उससे जनता जो है वो हमारी ओर आकर्षित हो जाए, हमारे मुद्दों में फंस जाए। तो इसको लेकर जब अभी देखिए 2 संकल्प पत्र आ चुके हैं, लेकिन जब ये दोनों संकल्प पत्र नहीं आए थे और सिर्फ खबर आ रही थी कि बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है, तो जब 4 दिन पहले दोपहर 2 बजे बीजेपी संकल्प पत्र जारी करती है अपना पहला, उससे पहले अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। उसमें उनसे सवाल किया जाता है कि आप लोगों ने तो अपनी योजनाएं, अपनी घोषणाएं सब कर रखी हैं और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी 2 बजे संकल्प पत्र जारी करने वाली है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं? तो मानसी, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में कहने वाला हूं कि बीजेपी वाले अपने संकल्प पत्र में यही कहेंगे कि जो केजरीवाल कर रहा है उसी को हम यहां पे करेंगे। यानी बीजेपी के पास अपना कोई मुद्दा, अपना कोई विजन नहीं है, वो पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुकी है। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उनका सीधे तौर पर यह है कि 10 साल में हमने जो काम किया उसका सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए लेकर आ रही है। इसको लेकर उन्होंने जब पहला संकल्प पत्र आया तब उन्होंने कहा था, आज जब दूसरा संकल्प पत्र आया तब भी अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि एक तो हमारी योजना की इन्होंने कॉपी की पहले संकल्प पत्र में, और अब जो संकल्प पत्र आ रहा है इसमें सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के द्वारा जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली वासियों को, उसको हम बंद करने का काम करेंगे। इसको लेकर मानसी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट पढ़कर हम दर्शकों को बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा और सीधे तौर पर बीजेपी की ये जो दूसरा संकल्प पत्र है आते ही, रिलीज होते ही उस पर कैसा करारा प्रहार किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि जारी किए गए अपने 2 संकल्प पत्रों में बीजेपी ने कबूल किया है और सीधे ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर देंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिलने वाली फ्री शिक्षा भी बंद कर देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव केवल और केवल दिल्ली में
लोगों को मिलने वाली सभी योजनाओं को बंद करने के लिए लड़ रही है। इन्होंने अब कबूल भी कर लिया है कि वो फ्री शिक्षा और फ्री इलाज बंद कर देंगे, लेकिन देख लेना कि ये लोग अन्य योजनाएं जैसे फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को फ्री बस सेवा भी बंद कर देंगे। और सीधे तौर पर अगर हम अरविंद केजरीवाल के इस आरोपों को देखें मानसी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ कहां कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस योजना को यथावत रखने की, बरकरार रखने की मंशा होती बीजेपी की, तो उनकी 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की समर्थित सरकारें चल रही हैं। केजरीवाल तो यही कहते हैं कि अगर आपको इससे समस्या है, आपको लग रहा है कि हम इसके जरिए वोट ले रहे हैं, फ्रीबीज दे के वोट ले रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि लोगों को कितनी राहत मिल रही है इन सुविधाओं से। और बीजेपी अगर ये करना चाहती है तो किसने रोक रखा है? हमारी तो 2 राज्यों में सरकार है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में है और पंजाब में है, लेकिन आप तो 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार बना के बैठे हुए हैं, किसी में जीत हासिल करके तो कहीं पे सत्ता हथिया के बैठे हुए हैं, जोड़ तोड़ करके ही राजनीति में अपने सरकार बना ली। लेकिन जिस भी तरीके से आपकी सरकार कहीं किसी भी राज्य में चल रही है, तो वहां फ्रीबीज देकर दिखाएं। वहां तो आप दे नहीं पा रहे हैं, यानी वहां पे आप फ्रीबीज नहीं बांटेंगे जहां पे आपकी सरकार है। जहां हम बांट रहे हैं उसको लेकर आपके पेट में दर्द हो रहा है, और आप चाहते हैं कि यहां पे भी आप सत्ता हथिया के यहां पे भी जो लोगों को फ्री सुविधाएं मिल रही हैं उसको बंद करने का काम करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यश, अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जब भी कोई ऐलान किया जाता है या फिर कोई गारंटी दी जाती है तो आम आदमी पार्टी तुरंत उसे लपक लेती है और उस पर पलटवार कर देती है। अगर बात करें, पिछले कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी कि बीजेपी का एक नारा था, उसको तुरंत ही अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया था और दिया था। तो मतलब क्या बोलना चाहेंगे उस नारे को लेकर? जी, एक बार फिर से उसके बारे में बात करते हैं। उस नारे को तब्दील किया है बीजेपी वालों ने, क्योंकि उन्हें बाद में बहुत देर बाद समझ आया मानसी कि उन्होंने गलती क्या कर दी। पहला नारा क्या था? देखिए, पहला नारा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो यानी क्या बदल कर रहेंगे आप? जो दिल्ली में सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको बदल कर रहेंगे? यानी ये तो दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी हो गई, ऐसा कहना था बीजेपी अरविंद केजरीवाल का। और वो सीधे तौर पर कह रहे थे अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो यानी आपको जो ये तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, तमाम ये जो योजनाएं हैं, इनको बदलने की मंशा से बीजेपी उतर रही है। बदल कर रहेंगे, इसका यह अर्थ निकाला था अरविंद केजरीवाल ने। और इस नारे को लॉन्च करते ही बीजेपी 70 के 70 विधानसभाओं में जाती, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस नारे को लपक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे विधानसभाओं में बता दिया एक बार में ही, क्योंकि इनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हर दिन ये कुछ ना कुछ इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि देखो, ये साफ तौर पे कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर इनकी सरकार आती है तो जितनी आपके लिए योजनाएं हमने बनाई हैं पिछले 10 सालों में, उसको ये लोग बदलने का काम करेंगे। तो सीधे तौर पर ये इनका कहना है मानसी। और इसके साथ ही साथ आप देखिए, जब बीजेपी वालों को ये समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, और जिसने भी नारा बनाया होगा, जिसको भी इन्होंने रखा होगा, उस गलती को सुधारने के लिए, कवर अप करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया? आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। यानी अब खाना पूर्ति करने के लिए उसमें आपदा शब्द जोड़ा गया। लेकिन समझना यह होगा कि दिल्ली में खुद बीजेपी जो है वो आपदा में है पिछले 2.5 दशक से। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरी हुई है अपनी हैट्रिक लगाने के लिए और अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के लिए, वहीं कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अपनी कमर कस चुकी है। और राहुल गांधी की जो मौजूदगी है लगातार दिल्ली के चुनावों में, वो पूरी तरह से झोंक चुके हैं अपने आप को। और आने वाले अभी दिनों में 22, 23, 24 की बात करें तो लगातार 3 दिन राहुल गांधी दिल्ली में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, उनके नाम भी अभी हम चर्चा करेंगे उस पर, तो वहां राहुल गांधी भी एक तरह से चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। यानी बीजेपी जो है वो एक तरह से हाशिए पर जाती हुई दिख रही है यहां पर। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो उसकी सरकार है वो बिल्कुल यहां बनेगी नहीं, और एक विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी यहां स्थापित होती हुई नहीं दिखेगी। बमुश्किल इसकी इतनी सीटें आती, जितनी आप एक हथेली की उंगलियों पे गिन लें उतनी सीटें आती हैं। तो बीजेपी का इस बार भी यहां पे बंटाधार होता हुआ दिख रहा है मानसी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो खबरें सामने आ रही, जो चीजें समझ में आ रही हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लगातार अगर बीजेपी की तरफ से कोई नारा दिया जाता है तो तुरंत अरविंद केजरीवाल उसका तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी का किला जो है भेद नहीं पा रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, और इस बीच इस चुनाव में अब रावण की भी एंट्री हो गई है। तो कैसे एंट्री हुई, पहले हम सुनवा देते हैं। इस पर संजय सिंह ने बयान दिया है। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करें रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई,
कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। और कहा है कि बीजेपी का आदर्श जो है रावण है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है बीजेपी को लेकर। यश, क्या है मामला और क्यों अब दिल्ली की सियासत में रावण की एंट्री हो गई है? देखिए, मामला यही है कि रावण के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में। कल अरविंद केजरीवाल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, जैसा कि प्रचार अब चल ही रहा, और स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने भी जारी कर रखी है, आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर रखी है। उसी के तहत जा जाके विधानसभाओं में ये दोनों सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। तो इसको लेकर कल जो है अरविंद केजरीवाल ने रावण का एक संदर्भ देते हुए एक रामायण का जो एक किस्सा है वो उन्होंने शेयर किया। और उसमें अगर जानकारी में, क्योंकि आपको मैं एक चीज और बता दूं कि रामायण का जो एक ही वर्जन है वो नहीं है हिंदुस्तान में, इसके अलावा भी कई वर्जन्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा में, चाहे तमिल की बात करें या कश्मीरी की बात करें, हर भाषा में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी को बताया गया। अगर इसको आप डेप्थ में जाकर देखेंगी तो भारत में विभिन्न तरह की रामायणें हैं, वाल्मीकि रामायण के अलावा भी। तो इसको आप देखिए, उन्होंने कुछ अलग संदर्भ में बोला, लेकिन बीजेपी वालों ने इसको रावण से जोड़कर देख लिया और सीधे तौर पर यह कहा कि केजरीवाल ने रावण का अपमान किया है। अब ये बताइए कि जो होता है ना मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, इनके मुंह पे तो राम राम होता है हमेशा। भाजपा वालों के अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उनके जो सर्वे सर्वा हैं आरएसएस, उनकी जो अम्मा कहते हैं जिसकी कोख से बीजेपी का जन्म हुआ, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम तो 47 की आज़ादी को नहीं मानते, हम तो आज़ादी मानते हैं भाई 22 जनवरी को जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी आप लोगों के मुंह में हमेशा राम राम होता है, उसके दम पर आपने चुनाव वहां पे जीतने की कोशिश की। हालांकि अयोध्या और पूरे अयोध्या मंडल में आपकी भद्द पीट गई, वो अलग बात है। लेकिन आप जो रामायण के दम पे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, अचानक से आपका जो एक तरह से आपकी जो संवेदना है वो कैसे रावण की ओर शिफ्ट हो गई। और वो सीधे तौर पर ये कह रहे कि इन्होंने रावण का अपमान कर दिया मानसी। तो इसको लेकर जो संजय सिंह हैं और अरविंद केजरीवाल, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये लोग प्रभु श्री राम को सिर्फ एक टूल के रूप में यूज करते हैं, राजनीतिक टूल के रूप में यूज करते हैं, ताकि इससे वोट बटोरे जाएं। क्योंकि ये जो धर्म जो होता है ये बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही नाजुक चीज होती है, और इसके जरिए आप एक साथ बहुत सारे लोगों को, पूरी जनता को साध सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा होता है। तो बीजेपी जो है इन मुद्दों को एक टूल के रूप में यूज करती है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। उसको अगर लगता है कि कोई काम करने से उसका वोट सध सकता है, वो चुनाव जीत सकती है, चुनाव हत्या सकती है, तो वो करेगी, भले वो उससे सिर्फ नाटकीय रूप से राम राम जपना पड़े या किसी भी भगवान का नाम जपना पड़े। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि लोग रावण को एक तरह से अपना वंशज मानकर बैठे हैं, वरना ये तो राम की बात करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर देखा जाए तो दिल्ली में जब भी बीजेपी की तरफ से कोई बयान दिया जाता है या फिर वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है, तो उल्टा खुद आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को घेर लेती है। और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि रावण के मुद्दे पर वो घेरने की कोशिश कर रही थी, राम के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने ही बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। समझ में ये नहीं आ रहा है ना मानसी कि रावण को डिफेंड क्यों कर रहे हैं ये लोग। रावण से ऐसा क्या सीखना। आप अगर रामायण का ही जिक्र कर रहे हैं और राम राम करते हैं, तो राम में तो बहुत सारी क्वालिटीज थी, उससे आप सीख भी सकते हैं। रावण से आपको क्या सीखने मिल रहा है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। रावण क्या हीरो था, उससे आपको सीखने क्या मिलेगा। अपहरण करें, गलत काम करें या घमंडी होकर बैठे रहें, जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में घमंड बढ़ा आ गया है। घमंड तो एक तो इतना आ गया था लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा जी को कि उन्होंने कह दिया था कि अब हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, यानी मां की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम चुनाव जीत सकते हैं। वो घमंड तब उतरा जब 400 से 240 पे आके सिमट गए ये लोग। तो सीधे तौर पर यह है कि क्या ये चीजें आप रावण से सीख रहे हैं। और एक तरह से नाथूराम गोडसे की भी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं वैसी मारक वाली ही रही है, और वो आरएसएस से जुड़े थे। इससे खुद उन्होंने अपनी किताब में मैंने गांधी को क्यों मारा, उसी में उसका उल्लेख करते हैं वो। तो इससे भी हम इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। संजय सिंह इसमें और क्या कह रहे हैं मानसी, इसको हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि रावण का ये लोग सपोर्ट करने पे उतर आए, अनशन पे उतर आए रावण से। क्या ये रावण के वंशज हैं? राम राम करने वाले लोग क्या रावण के वंशज खुद को साबित करना चाहते हैं? आगे कह रहे हैं संजय सिंह जी कि इनकी राजनीति अब इतने नीचे गिर चुकी है मानसी कि अब ये रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनके असली मंशा को पहचाने। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गी वासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि इनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये सामने तो आपके आएंगे, वही मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है कि हम सामने तो हाथ जोड़ के राम राम जय श्री राम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रावण की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, जो उसके काम थे, उससे इनकी जो राजनीति है वो प्रभावित होती है। और वैसा ही काम कुछ ये दिल्ली वासियों के लिए करेंगे अगर ये जीतकर आते हैं तो। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने कल जो है बीजेपी की उपलब्धियों के नाम से एक किताब जारी की है। इस किताब में क्या कुछ है और क्या है इस किताब के अंदर, ये हमारे सहयोगी बताएंगे। यश, ये किताब जो जारी की है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर, तो ऐसा क्या है इस किताब में? काफी सुर्खियों में बनी हुई इस वक्त ये किताब। देखिए, इसको आप व्यंग्य समझें, कटाक्ष समझें, जो भी समझें, लेकिन इसका गंभीर पक्ष ये है मानसी कि कल संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बीजेपी की उपलब्धियों के नाम से एक बुकलेट लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि ये जो किताब है इसमें हम बीजेपी की तमाम उपलब्धियां लेकर आए हैं, वो हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं और इस बुक को हम लॉन्च करना चाहते हैं। और जैसे एक बुक लॉन्च का पूरा इवेंट होता है, बुक की प्रतियां आती हैं और जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं उस बुक की एक एक प्रति पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं खड़े होकर, बुक खोलकर उसका कोई पृष्ठ पढ़ते हैं, दिखाते हैं। उसी तरीके से उसी तर्ज पर पूरा ये बुक लॉन्च का इवेंट हुआ। लेकिन जब बुक खोली गई तो उसमें एक भी पन्ना जो ऐसा था उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, सारे पन्ने कोरे थे, सफेद थे। संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें बीजेपी की उपलब्धियां लिखी हुई हैं, यानी अगर पन्ने कोरे हैं और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की उपलब्धियां लिखी हुई हैं, यानी बीजेपी की कोई उपलब्धि ही नहीं है, होती तभी तो लिखी जाती। और उन्होंने तंज कसते हुए बहुत सारे मुद्दों पर जोर डाला जिसको लेकर बीजेपी जो है वो दम भरती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे ये वादे, हमारे वो वादे, हम ये उपलब्धि हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, देखिए इस पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि काला धन इतना वापस आ चुका है, देखिए इसमें यह लिखा है कि किसानों का जो है एमएसपी कानून लागू हो चुका है, देखिए 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ चुके हैं, पेट्रोल जो है 40 रुपए लीटर हो चुका है, डीजल जो है 50 रुपए लीटर हो चुका है। यानी जिन दावों को लेकर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी देश में तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बतौर गुजरात के सीएम थे, लेकिन मालूम था कि इनको कहीं ना कहीं बीजेपी प्रोजेक्ट करने वाली है पीएम के तौर पर, तो वो केंद्र सरकार पर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो वो बड़ा वार करते थे उन पर। वो कहते थे कि पेट्रोल का प्राइस देखिए, डॉलर को देखिए कहां चला गया और डॉलर और रुपीस में तुलना करके देखिए। हालांकि उस समय 50 के आसपास था, 50-55 के आसपास था, आज देखिए एकदम लोएस्ट पे चला गया रुपए। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। काला धन लाने की बात कही गई थी, रामदेव बाबा और तमाम लोग इसमें, खैर बाबा तो नहीं कहते हैं, रामदेव ही हैं वो तो, क्योंकि एक तरह से व्यापारी हो गए। बाबा जो होते हैं उनको क्या लेना देना, अगर वो उतर गए तो फिर व्यापारी है वो तो उनका भी ये कहना था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे। लेकिन क्या हुआ, उस पर ना रामदेव बाबा कुछ बोलते हैं ना तो ये लोग कुछ कहते हैं बीजेपी वाले। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर इनका ये कहना था कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का जो वादा किया था, देखिए पूरा हो गया। इस पन्ने में 15 लाख रुपए सबके खाते में आ चुके हैं, इसका ब्यौरा इस पृष्ठ पे है और सारे पन्ने खाली थे। यानी एक तरह से वो व्यंग्य कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे और बता रहे थे कि ये वादे आप पिछले इतने समय से करके बैठे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन इन वादों को आप पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। यानी मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कितने सारे आपने वादे करके सत्ता को हथियाने का काम किया था, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया था और वही काम आप अब इस बार दिल्ली चुनाव में भी कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि देखिए किसानों की आय दुगनी हो गई, इस पृष्ठ पर कितना बढ़िया हो गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर सस्ता करने का वादा किया था, वो हो गया। हालांकि अभी हमने हाल के ही चुनावों में देखा मानसी, और इसके पहले भी जो चुनाव हुए थे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें और झारखंड की बात करें या हरियाणा की बात करें, एमपी सीजी की अगर बात करें, जब यहां एक साथ चुनाव हुए थे हिंदी पट्टी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, बीजेपी वहां यह कहती है कि हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। लेकिन इस समय हालत यह है कि वहां बीजेपी की सरकार बन गई। महिलाओं को इस तरीके से उन्होंने लुभा के वोट तो ले लिया, क्योंकि रसोई जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई है। उनको लगा कि रसोई गैस सस्ती हो जाएगी, लेकिन आज वहां पे 900-1000 रुपए के आसपास, यानी एक तरह से दुगनी कीमत पर यह मिल रहा है। यानी बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई। इसी को लेकर संजय सिंह का यह कहना था। और इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि 50 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए में डीजल और 250 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। यानी एक तरह से आपने जो कहा था कि हम इन सब चीजों को अचीव करेंगे, वो हमने अचीव कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वादा किया था और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच गए होंगे। देश में कोई बेरोजगार नहीं बचा है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई है, किसानों की फसलों का दाम दुगना हो गया है। यानी ये जो एक तमाम से जो वादे किए थे, ग्लॉसरी ऑफ प्रॉमिसेस जो इन्होंने पेश की थी, उस पर ये लोग एक तरह से विफल हो गए। ये उनका एक कटाक्ष था, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन एक अलग ही अंदाज देखने को मिला कि आप एक खाली किताब लेकर आते हैं बीजेपी की उपलब्धियां बताकर। लोग भी सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की उपलब्धियां कैसे बता रही है, लेकिन जैसे ही किताब खुलती है तो सच्चाई सामने आती है कि सारे पृष्ठ कोरे हैं, सारे पृष्ठ सफेद हैं। यानी बीजेपी की कोई उपलब्धियां ही नहीं है मानसी। कोरे कागज की तरह बीजेपी की उपलब्धियां भी कोरी हैं और आम आदमी पार्टी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, जो आप चुनावों के दौरान, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, जो आप दावे करते हैं, लेकिन आपके दावे भी इस किताब की तरह कोरे ही साबित
साबित इस वक्त हो रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने अब हुंकार भर ली है। अभी उन्होंने हाल ही में दिल्ली के सीलमपुर में रैली की थी, लेकिन अब वो एक और बार फिर से रैली करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी 22 तारीख और 23 और 24 तारीख को दिल्ली में बड़ी रैली करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। क्या जानकारी है पूरी इस खबर पर? जी मानसी, देखिए अब राहुल गांधी का भी हमने जब जिक्र किया कि जैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, राहुल गांधी भी अब दिल्ली के मैदान में उतर चुके हैं, अपनी ताकत पूरी झोंकने की तैयारी में है। सीलमपुर में उन्होंने क्या कहा था और किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर उन्होंने किस तरीके से प्रहार किया था, ये हम सबने देखा। और उस पर अरविंद केजरीवाल का मुंह भी नहीं खुला, क्योंकि वो जानते थे मुंह खोलेंगे राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर तो कहीं ना कहीं वो ही फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही आरोप लगाए थे कि केजरीवाल ने जिन वादों का जिक्र किया था, जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़कर आए थे 2013 और 15 में, उस पर अभी तक काम नहीं किया गया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा हो। इसको लेकर अब देखिए राहुल गांधी को लेकर हमने देखा सीलमपुर गए थे, उसके बाद रिठाला गए थे। अब खबर यह आ रही है मानसी की 22, 23 और 24 जनवरी को यानी लगातार 3 दिन राहुल गांधी जो है खूंटा गाड़ने वाले हैं बिल्कुल दिल्ली में, और यहां रहकर वो अपना प्रचार जो है करेंगे और कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी उनके लिए प्रचार करेंगे। हाल ही में खबर यह भी आई थी कि नई दिल्ली में भी वो आने वाले थे संदीप दीक्षित का प्रचार करने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो वहां मौजूद नहीं रह पाए। लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ, वो स्थगित हुई है वो यात्रा। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में 24 के बाद भी प्रचार जारी रहेगा और राहुल गांधी नंबर 1 स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, तो संभव है कि संदीप दीक्षित के लिए भी वो प्रचार करेंगे। संदीप दीक्षित का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं मानसी, क्योंकि वो पूर्व सीएम के बेटे हैं, कांग्रेस की सीट से इस बार उम्मीदवार हैं और अरविंद केजरीवाल के ठीक अगेंस्ट उतरे हुए हैं कांग्रेस की सीट से। तो जहां अरविंद केजरीवाल जो है बार बार नई दिल्ली सीट का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है और उन पर जो आरोप लगे हैं कथित शराब घोटाले के, वो कहीं ना कहीं डेंट मारता हुआ दिख रहा है। और इस बार अरविंद केजरीवाल के हाथ से नई दिल्ली की सीट जो है फिसलती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर जो है अगर वहां हाथ से ये सीट फिसल रही है तो कांग्रेस इस मामले को, इस सीन को नहीं जाने देना चाहती। वो चाहती है कि सीट को लपक ले और इस पूरे सिनेरियो का फायदा उठाए। तो अब देखिए 22, 23, 24 को राहुल गांधी कहां रहने वाले, इसका हम ब्यौरा दे देते हैं। 22 को सदर बाजार में अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी प्रचार करने उतरेंगे। 23 को होंगे मुस्तफाबाद में और 24 को होंगे मादीपुर में। यानी फिलहाल ये 3 डेट और शेड्यूल्स आ गए हैं। यहां राहुल गांधी जो तमाम कांग्रेस प्रत्याशी उनके लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि नई दिल्ली सीट पर वो कब प्रचार करते हैं, क्योंकि ये जो ट्विटर वॉर चल रहा है इनके बीच में, या जो एक माइक से यहां बोलते हैं तो वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं, यहां सीधे तौर पर आमने सामने की एक तरह से लड़ाई देखने को मिलेगी। मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने आज कार्यक्रम में तमाम जानकारी दी। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर फिर से जनता को लुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, तमाम गारंटियों की घोषणा कर रहे हैं। तो वही बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी अब हमलावर नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। अब देखना ये होगा कि जब वो चुनावी सभा करने जाएंगे उस दौरान वो किन मुद्दों पर एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो